Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am going to cover remaining topic of workshop practices. So this video will be the continuation of my previous video based on workshop practices. If you have not seen all those two videos till now, then first watch those two videos, then only you will be able to understand this video and the topic which I am going to cover in this video. So let's start our topic. So today I am going to cover dimension, allowance and tolerance and standard of workmanship. So these will be the topic which I am going to cover in this video lecture. So let's start. What is dimension, allowance and tolerance? तो डायमेंशन वर्ड से ही अपने को समझ में आता है कि हम लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे हैं. फिर अलाउंस में अगर मैं कहूँगा तो अलाउंस में शाफ्ट और होल के साइज़ के डिफरेंस की बात होगी. देन टॉलरेंस क्या होता है, जो भी कभी आप किसी कंपोनेंट के लिए एक इंडस्ट्री को या फिर मैन्युफैक्चरर को बोलते हो कि हमें एक कंपोनेंट चाहिए, तो वो कंपोनेंट के लिए इवन स्पेशली टॉलरेंस भी एक तरह से शाफ्ट की बात की जाती है. तो फॉर एग्जांपल चलो पिस्टन का पकड़ते हैं, पिस्टन इंजन का. तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो पिस्टन होता है उसका वो टॉलरेंस आपको प्रोवाइड करता है. टॉलरेंस इन द सेंस वो बोलता है, फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे 4 सेंटीमीटर डाया का या 4 इंच पकड़ते, चलो 4 इंच डाया का एक पिस्टन चाहिए. तो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो बोलेगा टॉलरेंस कितना, मैं टॉलरेंस आपको इसमें दूंगा 4 इंच के अलावा 0.005 का. तो आपके पास जो टॉलरेंस आया वो बायलेटरल टाइप में आया, मतलब 4 के अलावा आपको उसमें क्या हुआ, उसने दे देगा 4.005 का और आपको दे देगा 4 माइनस 0.005 यानी कि 3.995. तो आपको एक इसमें से कोई भी एक टॉलरेंस लिमिट वो आपको प्रोवाइड कर देगा कि ये मैंने जो पिस्टन दिया है वो आपको इस डायमेंशन पे दे रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये टॉलरेंस की ज़रूरत पड़ती है. अब देखते हैं पॉइंट्स क्या बोलते हैं. तो पहला पॉइंट डायमेंशन, a measurable extent of a particular kind such as length, breadth, depth और height. ये हो गया हमारा dimension. Then allowance is calculated as the difference between the maximum shaft size and minimum hole size. So इसको allowance बोलते हैं कि shaft का maximum size का difference, ठीक है, to the minimum hole size का difference, वो हमारा allowance हो जाता है. Now लिमिट डायमेंशन, ये जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं यानी कि डायमेंशन, अलाउंस और टॉलरेंस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूल 7 में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. तो लिमिट डायमेंशन क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशन ऑफ अ मशीन पार्ट. कोई भी मशीन पार्ट है उसका मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशन आपका लिमिट डायमेंशन कहलाता है. तो लिमिट डायमेंशन को हम बोल सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशन. फिर नॉमिनल साइज़ क्या है? नॉमिनल साइज़ होता है आपका अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन, जो कि आप जनरल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो सेकंड पॉइंट बोलता है व्हेन रेफरिंग टू द साइज ऑफ एन आइटम द नॉमिनल साइज इज एन अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ जनरल आइडेंटिफिकेशन. तो लिमिट डायमेंशन में हमने देखा मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशन ऑफ अ मशीन पार्ट, वेयर एज हमने नॉमिनल साइज देखा कि अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन को नॉमिनल साइज बोलते हैं. नाउ बेसिक साइज हमारा थ्योरेटिकल साइज होता है, इसी के बेस पे आप लोग अलाउंस और टॉलरेंस को डिफाइन करते हैं, डेराइव करते हैं. तो बेसिक साइज में आपको दिया जाता है, फिर उससे मैन्युफैक्चर आपको वेरी करके देता है आपका टॉलरेंस और अलाउंस. सो बेसिक साइज इज द थ्योरेटिकल साइज फ्रॉम विच लिमिट ऑफ साइज आर डेराइव्ड बाय अप्लाइंग अलाउंस एंड टॉलरेंस. तो इसी के वेरिएशन से आपको मैक्सिमम और मिनिमम टॉलरेंस और अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं. देन एक्चुअल साइज़ क्या है? इट इज़ द एक्चुअल साइज़ ऑफ अ पार्ट इज़ द मेजर्ड साइज़. आपको जो मेजर्ड करके मिलता है वो होता है एक्चुअल साइज़. तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी, एक नॉमिनल साइज़ जो कि अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन हुआ, और बेसिक साइज़ हमारा थ्योरेटिकल साइज़ हुआ, एक्चुअल साइज़ हमारा मेजर साइज़ हुआ. मॉड्यूल में पेपर में आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं कि नॉमिनल साइज़ को क्या बोला जाता है. ऑप्शन में अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन, थ्योरेटिकल और मेजर साइज़ होगा. तो ऑप्शन में आपका नॉमिनल साइज़ मतलब अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन है, बेसिक साइज़ आपका थ्योरेटिकल साइज़ है, और आपका एक्चुअल साइज़ जो मेज़र आप करते हो वो एक्चुअल साइज़ है. नाउ तो टॉलरेंस इज़ द टोटल अमाउंट बाय विच अ गिवन डायमेंशन इज़ अलाउड टू वेरी. तो टॉलरेंस क्या है? वो टोटल अमाउंट जिससे डायमेंशन जो है थोड़ा वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है. दस अगर बेसिक डायमेंशन आपको बेसिक साइज़ पता है और टॉलरेंस पता है तो आप एक्चुअल साइज़ आराम से निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो पार्ट आपको मिला है वो विद इन टॉलरेंस है या नहीं है, मतलब उसका जो डायमेंशन है जितना आपको डिज़ायर था उतने में है नहीं है. तो कोई भी चीज़ आप एग्जैक्ट नहीं लेते,
आप जब ऑर्डर करते हो तो उसमें कुछ वेरिएशन मिलता है कि कहीं आपको जो मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, सिलेंडर आपने कहीं और से लिया, पिस्टन आपने कहीं और से लिया, तो वो मैच होना चाहिए, तो उसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत आएगा। तो इतने सारे पार्ट वापस से तो नहीं बन सकते, इसीलिए कंपनी पहले से ही आपको थोड़ा टॉलरेंस प्रोवाइड करके देती है कि आपका सिलेंडर किस डाया का आ रहा है, उस डाया के हिसाब से हम पिस्टन आपको थोड़ा सा आप ऊपर नीचे दे देते हैं तो ताकि आप मैच कर पाएँ। तो इस स्लाइड में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार रिकॉल करते हैं। लिमिट डायमेंशन आपका मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशन है किसी मशीन पार्ट का, ठीक है। नॉमिनल साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन है, बेसिक साइज़ है, थ्योरेटिकल साइज़ है, और एक्चुअल साइज़ आपका मेजर्ड साइज़ है। अगर आपको बेसिक साइज़ और टॉलरेंस पता है तो आप आराम से एक्चुअल साइज़ निकाल सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि वो विद इन टॉलरेंस है नहीं है। नाउ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, डाया ऑफ द पिस्टन इज़ 4 इंच, दिस इज़ बेसिक साइज़। तो बेसिक साइज़ आपको मिल गया कि हाँ 4 इंच का मेरा पिस्टन का डाया है। द टॉलरेंस इस्टेब्लिश बाय इंजन मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर होगा वो बोलेगा 0.005 का मैं आपको टॉलरेंस दूंगा। तो दिस मीन्स दैट इफ़ द पिस्टन इज मेजर, जब पिस्टन मेजर किया जाएगा, इट्स एक्चुअल साइज, जो एक्चुअल साइज होगा वो होगा 3.995, मतलब वो सब्ट्रैक्ट कर दिया उसने कि छोटा इतना, मिनिमम तो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल साइज, एंड 4.005 यानी कि इन दोनों के बीच में आपका एक्चुअल साइज लाई करेगा, ठीक है। ये टॉलरेंस लिमिट हो गई। मतलब अगर देखा जाए तो 0.005 की जो टॉलरेंस लिमिट थी, या तो वो छोटे में यानी कि मिनिमम हो गया 3.995 और मैक्सिमम दूंगा मैं आपको 4.005 इंचेस टू बी इन विद इन टॉलरेंस। नाउ इफ़ इट इज़ नॉट, द पिस्टन इज़ रिजेक्टेड फॉर यूज़ इन द इंजन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पिस्टन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इंजन के अंदर। तो इस तरीके से हम टॉलरेंस को डिफाइन करते हैं। एक और एग्जांपल, गिवन अ डायमेंशन 2.5 प्लस माइनस 0.05, तो ये टॉलरेंस हो गई आपकी 0.05। द लार्जेस्ट साइज विल बी 2.55, बड़ा साइज हो गया आपका 2.55, स्मॉलेस्ट साइज हो गया 2.45। तो टॉलरेंस कितना हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता लग गया टॉलरेंस हुआ आपका 0.10 का। आपसे ये भी पूछा जाता है पेपर में टॉलरेंस निकालने को, तो आपको 2 डायमेंशन दी जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट साइज़ में से अगर आप स्मॉलेस्ट साइज़ घटाओगे तो आपको जो टॉलरेंस आपको गिवन है वो आपको मिल जाएगा कि दिस इज़ व्हाट अवर टॉलरेंस। तो प्लस माइनस इस जिस तरीके का ये टॉलरेंस दिखाया है ना, प्लस माइनस 0.05, इसी को बोलते हैं बाइलेटरल, मतलब दोनों डायरेक्शन में दिया है आपका प्लस और माइनस में। अब आगे देखते हैं हम लोग। मोस्ट टॉलरेंस आर गिवन एज बायलेटरल, जैसा कि एग्जांपल अभी आपने देखा, मीनिंग दैट द टॉलरेंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बेसिक साइज। तो बेसिक साइज से आपका वेरिएशन चेक होता है। तो टॉलरेंस अगर बायलेटरल है तो दोनों साइज में आपको डायमेंशन दी होंगी, दोनों डायरेक्शन में दी हुई होंगी प्लस और माइनस में। वेयर एज अगर यूनिलेटरल है तो एक ही साइड में आपको, एक ही डायरेक्शन में आपको साइज दिया होगा। मतलब अगर 2.5 है तो उसमें प्लस 0.05 दिया होगा या फिर माइनस 0.05 दिया होगा, एक ही मेंशन होगा, दो मेंशन नहीं होंगे। यूनिलेटरल और बाइलेटरल हम लोगों ने दो तरीके की टॉलरेंस देखे। यूनिलेटरल जिसमें सिर्फ आपको एक साइड में डायमेंशन वेरी करके दिया होगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 2.5 है, उसमें सिर्फ लिखा होगा प्लस 0.05, अगर या फिर लिखा होगा 2.5 के साथ माइनस 0.05, तो एक ही डायरेक्शन आपको मेंशन करके देगा, दैट इज़ यूनिलेटरल। बायलेटरल में दोनों प्लस माइनस करके आपको दे देगा। नाउ अभी फिट के बारे में देखते हैं। क्लियरेंस फिट होगा और एक इंटरफेरेंस फिट होगा, ये एक ट्रांजिशन भी होता है, लेकिन फिट के लिए हम लोग बाद में देखेंगे और आगे हम लोगों को टॉपिक कवर करना होगा तब हम लोग फिट के बारे में देखें। बट यहाँ पे स्लाइड में पॉइंट आया तो लेट मी हैव अ काइंड ऑफ डिस्कशन ऑन दिस। क्लियरेंस फिट, तो कोई भी शाफ्ट और पिस्टन का जब अरेंजमेंट किया जाता, मतलब पिस्टन और सिलेंडर का जब अरेंजमेंट किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा आप क्लियरेंस दे के रखते हैं, तो दैट इज़ व्हाट क्लियरेंस फिट। अ फिट दैट अलाउ फॉर स्लाइडिंग और रोटेटिंग बिटवीन मेटिंग पार्ट। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में पिस्टन आराम से ईजिली मूव हो तो इसलिए क्लियरेंस फिट प्रोवाइड किया जाता है। इंटरफेरेंस फिट क्या है, जहाँ पे जो शाफ्ट का साइज़ है वो आपका बड़ा हो जाता है होल के साइज़ से। अगेन आई एम रिपीटिंग, शाफ्ट का साइज़ होल के साइज़ से बड़ा हो जाता है, तो आपको जब शाफ्ट इसमें इंसर्ट करनी पड़ती है इस होल के अंदर तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। मतलब ये एकदम फिक्स हो जाता है, ये मूवमेंट नहीं देता, कोई भी इसमें गैप नहीं रहता। तो इंटरफेरेंस फिट इज़ वन in which the dimension of two part overlap, such as when a pin dia of is slightly larger than the whole
इन विच इट इज़ टू बी इंसर्टेड। तो जो शाफ्ट है उसका डाया बड़ा हो जाता है होल के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में कुछ गैप रहता है। देन स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप, तो यहाँ पे बोलता है पहला पॉइंट, डेविएशन फ्रॉम डिज़ाइन प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्ड अप्रूवल। तो अगर कोई प्रोसीजर्स ऑलरेडी मेंटेन्ड हैं जो मैन्युफैक्चरर ने दिए हैं, अगर आप उन प्रोसीजर को फॉलो ना करके कुछ और फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए अप्रूवल लगता है। मीन्स यू नीड टू अप्रूव फर्स्ट, देन ओनली यू कैन परफॉर्म task other than mentioned by the manufacturer. Now maintenance action that do not achieve values within a specific tolerance cause the aircraft to remain unairworthy and it must not be released for service. तो कोई भी मेंटेनेंस एक्सेस जो कि आपका मतलब स्पेसिफिक टॉलरेंस में नहीं आता, आपने उसको नहीं परफॉर्म किया स्पेसिफिकली टॉलरेंस के अंदर, तो वो एयरक्राफ्ट को अनएयरवर्दी मतलब फ्लाई नहीं होने देगा और उसको उस एयरक्राफ्ट को आप सर्विस के लिए रिलीज़ नहीं कर सकते। तो इन दोनों पॉइंट को हम वापस से देखते हैं। पहले पॉइंट में बोलता है डिज़ाइन प्रोसीजर जो कि मैन्युफैक्चरर ने दिए हैं, अगर उससे हट के आप कोई काम करते हैं तो वो अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको किसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा तब आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, मेंटेनेंस एक्शन दैट डू नॉट अचीव वैल्यूज़ विद इन स्पेसिफिक टॉलरेंस, अगर आपने कोई मेंटेनेंस किया है और वो विद इन टॉलरेंस लिमिट में नहीं आता तो वो एयरक्राफ्ट को अनएयरवर्दी कर देगा, मतलब एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए परमिट नहीं करेगा और यू कैन नॉट रिलीज दैट एयरक्राफ्ट फॉर सर्विस। नाउ समरी में देखते हैं क्या पॉइंट कवर करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द फिनिश आर्टिकल इज डिपेंडेंट बोथ ऑन द स्किल ऑफ द क्राफ्ट पर्सन एंड द इक्विपमेंट अवेलेबल टू कंप्लीट द टास्क। तो ठीक है, किसी भी कंपोनेंट पे या पर्टिकुलर थिंग पे अगर आप टास्क कर रहे हैं, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। जो बंदा उस पर काम कर रहा है यानी कि द क्राफ्ट पर्सन, उसका स्किल कैसा है, हाउ ही कैन परफॉर्म द टास्क मतलब नाइसली, तो एक चीज़ ये हो गई। और दूसरा, इक्विपमेंट कैसे अवेलेबल है, अगर इक्विपमेंट ही ठीक नहीं है तो कितना भी टैलेंटेड बंदा हो वो शायद उस पर परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छे से। तो पहला पॉइंट बताता है कि क्वालिटी जो है फिनिश्ड आर्टिकल की वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक तो स्किल ऑफ द क्राफ्ट पर्सन और दूसरा इक्विपमेंट अवेलेबल टू कंप्लीट द टास्क। Then it does not matter whether the tool is in use or file, emery cloth or an expensive milling machine. The standard of workmanship of a craft person can makes a great deal of difference to the finished article. तो देखो, कोई भी टूल हो, चाहे वो फाइल हो या फिर कोई कपड़ा हो या फिर कोई महंगी मिलिंग मशीन जैसा कोई टूल हो, जो स्टैंडर्ड होता है वर्कमैनशिप का वो क्राफ्ट पर्सन मतलब जो क्राफ्ट पर्सन का वो ही डिफरेंस बना सकता है। मतलब फिनिशिंग जो है वो क्राफ्ट पर्सन पे डिपेंड करती है कि वो कैसे मेंटेन कर रहा है उस चीज़ को, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कमैनशिप ऑफ अ क्राफ्ट पर्सन कैन मेक ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस टू द फिनिश आर्टिकल। तो ये स्किल्स पे साथ साथ आपके इक्विपमेंट अवेलेबल पे भी डिपेंड करता है। तो इसी के साथ साथ जो क्राफ्ट पर्सन है उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि वो जो आर्टिकल है उसको कितनी फिनिशिंग प्रोवाइड कर सकता है और कितना काम अपनी सफाई से वो कर सकता है। तो guys, this much for this video, and I think I have covered each and every topic of workshop practices, and ये वीडियोस आपको थोड़ा सा हेल्प ज़रूर करेंगे समझने में। सो वॉच ऑल दीज 3 वीडियोस रिलेटेड टू वर्कशॉप प्रैक्टिसेस एंड आई विल बी मेकिंग अदर टॉपिक